अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज की बेसिकली हमारी जो क्लास है एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स के हवाले से इसमें हम बेसिकली सीएसएस को टारगेट कर रहे हैं कि सीएसएस किस तरह यूज़ हो सकती है एक वेब पेज के अंदर। सीएसएस का क्या रोल है, सीएसएस क्यों ज़रूरी है, ये सारा कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस क्लास का जो नेम है वो सी एस एस मॉडर्न ए आई वे, कि किस तरह हम ए आई का यूज़ करते हुए सी एस एस को सीख सकते हैं, सी एस एस का यूज़ कर सकते हैं, इसके लेआउट को मास्टरी किस तरह हम जो है वो कर सकते हैं, किस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस क्लास का इस क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि सी एस एस से क्या मुराद है, सी एस एस क्या होती है। उसके बाद हम बात ये करेंगे कि मॉडर्न लेआउट थिंकिंग से क्या मुराद है। इसमें हम सीएसएस के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स को यानी कि टारगेट करेंगे, इस पे बात करेंगे और ये सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स किस तरह यूज़ होती है प्रॉपर्टी सीएसएस की स्टाइलिंग करने में, वेब पेज को एक ब्यूटीफुल लेआउट में तब्दील करने में। उसके बाद हम बात ये करेंगे कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए इस फार्मूले की मदद से सीएसएस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीएसएस का कोड जनरेट करवा सकते हैं और अपनी वेब पेजेस के लिए इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। देन हम लेआउट मास्टरी की एक्सरसाइज पे बात करेंगे कि किस तरह हम इस चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद इस एट द एंड क्लास में हम एक चैलेंज देखेंगे, देन आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड की जाएगी इस क्लास के एंड में। तो इस क्लास का स्ट्रक्चर और फ्लो कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम बात ये कहते हैं कि सी एस एस से क्या मुराद है। देखें, सी एस एस से मुराद इसका जो एब्रीवेशन है, इसका मतलब है कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। यानी कि स्टाइलिंग शीट से मुराद क्या है कि एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसा कह लें कि वर्कफ्लो होता है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी अनडेकोरेट पर्सन को या अनडेकोरेट पेज को यानी कि हम डेकोरेट में कन्वर्ट करते हैं। इसकी सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल देखें कि फ़र्ज़ करें हमने एक हाउस बनाया है, ठीक है। और जब हमने हाउस का ढांचा खड़ा किया, ईंटें वगैरह बना दी हैं, हाउस का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन जब हम अपना ढांचा जो है लेआउट का हमने बना लिया, खड़ा कर दिया, उसके बाद हम इसकी यानी कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग और इसमें जो भी प्लस्तर वगैरह का काम है वो करने के बाद इसकी पेंट शेंट कर देते हैं, तो यही हाउस कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एग्जैक्ट लाइक वेबसाइट का ये हाल है कि वेबसाइट में भी यही काम होता है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो HTML से बन रहा होता है, ठीक है। HTML जो है वो इस तरह का लेआउट इसका जो है वो क्रिएट करके देता है। लेकिन इस HTML के लेआउट में जो हमने डेकोरेशन करनी है, जो ब्यूटी लेके आनी है, वो CSS की मदद से होती है। अब क्वेश्चन इज डैट कि CSS क्यों ज़रूरी है, CSS के बगैर क्या वेबसाइट यानी कि इसका लेआउट ब्यूटीफुल नहीं बनाया जा सकता? द आंसर इज नो। क्योंकि सी एस एस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए, उसकी स्टाइलिंग करने में, उसको डेकोरेट करने में, उसको एक अच्छे यूआई में कन्वर्ट करने में। तो इसलिए सी एस एस का एक वाइटर रोल है किसी भी वेबसाइट के अंदर। एक सिंपल सी एग्जांपल से इस चीज़ को समझें कि फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन है, उसने जो है वो अपने यानी कि वो रेडी होना है किसी इवेंट पे जाने के लिए। अगर वो पर्सन है किसी इवेंट पे जाने के लिए, वो वैसे ही जैसे आम वो घर में रहता है या वैसे खेल खेल के आया हुआ वैसे ही उठ के किसी इवेंट में चला जाए, तो उसका वो रेपो, उसकी वो पर्सनैलिटी वो चीज़ शो नहीं करेगी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल इवेंट में जा रहा है। तो वो क्या करेगा, उस इवेंट में जाने के लिए सबसे पहले वो रेडी होगा, अपने वो यानी कि जो भी उसने पहनना होगा वो देखेगा ईच एंड एवरीथिंग। तो इसी तरह ये एग्जांपल देने का मकसद ये है कि किसी भी वेबसाइट का ढांचा, उसको हम जब लेआउट में कन्वर्ट करते हैं, जब हम ब्यूटी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीएसएस। अब सीएसएस का आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट देखा है कि सीएसएस क्यों ज़रूरी है, इससे क्या मुराद है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। कहता है कि कलर्स का आप यूज़ कर सकते हो, स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हो, अलाइनमेंट का आप यूज़ कर सकते हो, लेआउट का यूज़ कर सकते हो, देन रिस्पॉन्सिवनेस जो वेबसाइट्स बनती हैं जो कि हर डिवाइस पे विजिबल होती है। आपको सिंपल सी एग्जांपल दो, या रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद है। देखिए, एक वेबसाइट है, अब आपके माइंड में ये शायद मे भी क्वेश्चन हो कि अगर एक वेबसाइट जो है वो हम डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं, लाइक आपके सामने ये लैपटॉप की स्क्रीन ओपन है और ये मैंने स्लाइड एक ओपन की हुई है। अब फर्ज करें कि ये मेरी एक वेबसाइट है। अब मेरी जो वेबसाइट है ये लैपटॉप के ऊपर इस तरह से शो हो रही है, लेकिन अगर मैं इसी वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर ओपन करूंगा तो मे बी इसके लेआउट में फ़र्क आ जाए। तो आपके माइंड में ये शायद क्वेश्चन हो गया, सर
लैपटॉप के लिए या डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट और बनानी पड़ती है, क्या क्या मोबाइल के लिए और बनानी पड़ती है? द आंसर इज नो, एक ही वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं? ये CSS की मदद से करते हैं। तो इसलिए CSS इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये CSS का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमें पता होना चाहिए कि CSS क्यों ज़रूरी है, इसका क्या काम है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि मॉडर्न लेआउट थिंकिंग और फ्लेक्स बॉक्स से क्या मुराद है। अब इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि इस चीज़ से क्या मुराद है, ये चीज़ हमें क्यों समझनी चाहिए और इस चीज़ का क्या बेनिफिट है। ठीक है, कहता है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग, कहता है कि आप बजाय 50 प्रॉपर्टी सीखने के आप एक प्रॉपर्टी का जो लेआउट है उसमें मास्टर बन जाओ। यानी कि एक चीज़ सीख लो उसमें मास्टर बन जाओ। अब इस सिंपल से इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हम ये बात करते हैं कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मैंने डिफरेंट फील्ड यानी कि चूज़ करनी है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम यानी कि स्टक हो जाएंगे। फर्ज करें कि अगर हम वेब भी कर रहे हैं, हम ग्राफिक भी कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम अमेजोन का भी कर रहे हैं, यूट्यूब का भी करना चाहते हैं, हम यानी कि द्रास पे भी जाना चाहते हैं, तो इस तरह क्या हो जाएगा, हम मिक्स प्लेट बना लेंगे अपने आप को, हम एक चीज़ में मास्टर नहीं बन सकते। तो वो कहता है कि इसी तरह अगर आप 50 डिफरेंट टेक्निक्स को, प्रॉपर्टीज को मर्ज करोगे ना, तो आप जो है वो परेशान हो जाओगे, भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ। कहते हैं कि इसकी निस्बत आप एक प्रॉपर्टी में मास्टर हासिल कर लो, मास्टर बन जाओ, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसी चीज़ को हमने जो है वो फोकस किया मॉडर्न वे 2026 में, कि फ्लेक्स बॉक्स से क्या मुराद है, लेआउट कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये जितना भी लेआउट होता है कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल कर देता है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें, फर्ज करें कि हमारे कमरे में ना 5-6 चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, हमने इसको अरेंज करना है। ठीक है, जब हम इसे अरेंज करेंगे मे बी हम अपने माइंड सेट के हिसाब से ये सोचेंगे, अच्छा एक चेयर इधर रख देता हूँ लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक मैं यानी कि वो टेबल के पास रख देता हूँ, एक मैं यानी कि अपने स्टडी के टेबल के पास रख देता हूँ, यानी कि हम अपने हिसाब से इसे अरेंज करेंगे। एग्जैक्ट इसी तरह जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जो कंटेंट होता है, जो इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती हैं, या इन्फो या अबाउट का पेजेस होता है, उसको भी हमें अरेंज करना पड़ता है कि अगर ये इन्फो या अबाउट का पेज जो है ये डेस्कटॉप पे ऊपर इस तरह शो हो रहा है, तो मोबाइल के ऊपर किस तरह शो होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। कहता है कि ये जो चार चीज़ें हैं इसको आप टीच करो, इसको आप सीखो और इसको आप अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले कहता है कि डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या मुराद है कि आप एक प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो, किसके लिए? आवाज़ हादी क्लियर आ रही है सबको? मैसेज में बता दे हादी, देखिएगा आवाज़ का मसला तो नहीं है। नो सर, क्लियर है। ठीक है, किसी का? सबके मैसेजेस में ठीक है, तो बेसिकली हम ना ये CSS की प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे। इसके जो चार मेन कोर्स थिंग्स है कि डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब है कि हम CSS की वो प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं। कौन सी लगाना चाह रहे हैं? ये फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स से क्या मुराद है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, पूरे लेआउट को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, यानी कि जो हमारे पास कंटेंट पड़ा हुआ है, ये देखें ये वाला जो कंटेंट पड़ा हुआ है इसको हमने सेंटर में कर दिया। अब मैंने ये डेली लाइफ इसलिए यूज़ की है एग्जांपल, ताकि इससे जो चीज़ है, इससे जो बात है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद वो कहता है कि अलाइन आइटम सेंटर। अब इसका भी क्या मतलब है, जो अलाइन आइटम है ना वो सेंटर में हो जाए, यानी कि जो उसके चाइल्ड हो गए, फर्ज करें कि ये हमारे पास पेरेंट है, ठीक है, और ये भी पेरेंट का यानी कि ये एलिमेंट है। उसके अंदर अगर हमने कोई स्पैन टैग यूज़ किया है, या H1 यूज़ किया है, या H2 यूज़ किया है, अगर हम उसका अलाइन आइटम को यानी कि सेंटर में करना चाहे तो हम अलाइन आइटम इसका यूज़ करेंगे, सेंटर्स में हो जाए। उसके बाद कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, यानी कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास रो में पड़ी है, इसको अगर हम कॉलम में अरेंज कर दें, यानी कि जिस तरह आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखा होगा डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं, लोगों ने एक सेक्शन इधर बनाया है, फिर एक रो बना के एक सेक्शन इधर बना हुआ है, फिर एक कॉलम बना के एक सेक्शन इधर है, फिर इसी तरह रो बना के, तो उन्होंने कॉलम और यानी कि रो का इस्तेमाल किया होता है प्रॉपर्टीज लगा के CSS के अंदर। तो इसलिए डिफरेंट लेआउट वो वेबसाइट के ऊपर विजिबल होते हैं। तो बात करने का मकसद ये कि मॉडर्न लेआउट थिंकिंग से क्या मुराद है, फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स CSS की एक इंपॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है।
इसका जो कोर 4 थिंग्स है कि डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, और इन चीज़ों की मदद से हम जो है लेआउट को यानी कि कंट्रोल करने की सलाहियत रख सकते हैं। कहता है कि डैश लेआउट, कहता है ये वाला जो लेआउट थिंकिंग है, तो इसी को हम मॉडर्न फ्लेक्सबॉक्स लेआउट थिंकिंग का नाम देते हैं। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। अब इसमें आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप करते जाएंगे, तो वक्त के साथ साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें मजीद जो है हमें अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। लेकिन अगर हम ये यानी कि डायरेक्ट अभी से ही इसकी एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल के साथ करने लगे, तो हमारा जो है ना मैक्सिमम जो टाइम इसी पे वेस्ट होगा। तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है कि एक बार एक प्रॉपर्टी को रट्टा लगा के याद करते रहो, बाद में वो यानी कि समझ नहीं आएगा कहाँ यूज़ करनी है। लेकिन इसकी बेस्ट जो प्रैक्टिस वो ये है कि जब हम खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई यानी कि एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वक्त के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज हमें समझ आ रही होती है, अच्छा ये न्यू प्रॉपर्टी है, उसका बंदा कॉन्सेप्ट जो है वो गेन कर ले, तो ये बेस्ट तरीकाकार होता है किसी भी प्रॉपर्टी को सीखने का। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आज की यानी कि सेशन का, आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए ना हम CSS की जो कोडिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन टारगेट ही यही है कि हमने AI का भी यूज़ करना है और कोडिंग के कॉन्सेप्ट भी लेने हैं। ये नहीं कि हमने खुद ही मैनुअली कोडिंग करनी है, लाइन टू लाइन कोड करना है वही पुराने ओल्ड तरीके की तरह। हमने इसमें एडवांसमेंट लेके नहीं है। तो एडवांसमेंट लाने की बेहतरीन जो हल है, बेहतरीन तरीका ये है कि हमने फार्मूले का यूज़ करना। बेसिकली फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कहता है कि नाउ वी यूज़ AI स्मार्टली, हम AI को अब स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे। प्रॉम्प्ट फार्मूला फॉर CSS, कहता है कि CSS के लिए जो प्रॉम्प्ट फार्मूला है वो आपको नीचे दे दिया गया। सबसे पहले रोल, कहता है कि भाई जब आपने CSS का कोड लेना है या CSS की अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने किसी भी AI टूल को रोल असाइन करना है। अब रोल बेसिकली क्या असाइन करेगा, वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर कर सकते हैं आप, यानी कि ग्राफिक डिजाइनर का कर सकते हैं। ठीक है, आप UX डिजाइनर कर सकते हैं। तो आपने रोल असाइन करना है। कहते हैं कि जब आप रोल असाइन कर दोगे, ये बात हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में भी की थी, कि रोल का मतलब होता है कि जब हम किसी बंदे को प्रोफेशन असाइन कर देते हैं, तो फिर वो बंदा उसी प्रोफेशन के हिसाब से एक्ट करता है। तो वो कहता है कि आप रोल असाइन करोगे, देन आप लेआउट का गोल बताओगे कि भाई आप वेबसाइट बना रहे हो, आपकी वेबसाइट का ये स्ट्रक्चर है, आपकी वेबसाइट का ये लेआउट है, आपकी वेबसाइट की ये साख्त है। आपने इस साख्त का यूज करते हुए ना, यानी कि इस लेआउट को, इस स्ट्रक्चर को क्या करना है आपने, यानी कि उस AI को बताना है। कहता है डिस्क्राइब द लेआउट स्ट्रक्चर यू नीड, आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताओ कि भाई मेरी वेबसाइट का इतना ये पेजेस है, इसमें इतने सेक्शन है, हीरो सेक्शन ये है, फुटर ये है, कंटेंट का ये है, अबाउट का ये है। तो आप AI फिर आपके लेआउट को अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद कहता है डिजाइन स्टाइल, आपने अब जो स्टाइल लेना है, CSS की कोडिंग करनी है या कोडिंग समझनी है, तो उसका आपने फॉर्मेट भी बताना है। क्योंकि ये प्रॉम्प्ट का फार्मूला कि जब आप रोल देते हो, आप उसको बात क्लियर करते हो, आप उसको टास्क देते हो, उसके बाद आपने ये भी बताना होता है कि आपने जो टास्क दिया वो टास्क, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो कहने की लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए। वो कहता है कि डिजाइन स्टाइल आपने ये स्पेसिफाई करना है, द विजुअल स्टाइल मॉडर्न मिनिमल, के आपने अपनी स्टाइलिंग के बारे में बताना। अब इधर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि अगर हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमें डिज़ाइन की स्टाइलिंग कैसे पता चलेगी, हम कैसे यूज़ करें, तो इसका सिंपल सा हल GPT है। GPT पे जाएं, उस पर प्रॉम्प्ट दे के ये समझें कि मैंने जो स्टाइलिंग है, डिज़ाइन की जो स्टाइलिंग है या डिफरेंट स्टाइल्स है, मुझे वो शो करवाओ, उसको वो रिकमेंड करो मेरी ये वेबसाइट, अपनी वेबसाइट के बारे में बताए। उसे बोले कि भाई मुझे कुछ ना बेहतरीन स्टाइल जो है, एक रोल दे के आपने बात करनी है कि आप एक वेब डिज़ाइनर हो और मुझे बेहतरीन स्टाइल जो है सजेस्ट करो, उसके थीम्स के बारे में बता दो। तो आप खुद ही फिर वो गेस कर लेंगे कि अच्छा ये वाला थीम अच्छा लगेगा या ये वाला लगेगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है AI से, यानी कि स्टाइल का जो आइडिया वो पिक करने का। उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिव रिक्वायरमेंट्स बतानी है। ठीक है, ये इसलिए बतानी है क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं बताएंगे तो AI जो है ना वो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें एग्जैक्ट वैसा कोड जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये रिस्पॉन्सिव रिक्वायरमेंट बताई नहीं है। क्योंकि ये बतानी होती है बिकॉज कि जब एक वेबसाइट बनती है, एक वेबसाइट का लेआउट तैयार होता है, तो वो मोबाइल को सबसे पहले मद्देनजर रखता है। क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़र होते हैं वो मोबाइल के ऊपर होते हैं। वेबसाइट तो उस बंदे ने यूज़ करनी है जिसने लैपटॉप ओपन किया हो। अगर हम जस्ट ओनली लैपटॉप्स के लिए बना दें या डेस्कटॉप के लिए बना दें या कंप्यूटर्स के लिए बना दें, तो हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि अब हर टाइम बंदे के पास लैपटॉप अवेल नहीं होता।
कुछ यानी कि लोग होते हैं जो कि लैपटॉप यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन मोस्टली जो ट्रैफिक्स आती है वो मोबाइल की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल हर बंदे के पास अवेल होता है, वो किसी भी टाइम यानी कि उसको ओपन कर सकता है और ईजी एक वे में फ्रेंडली माहौल में उसे यूज़ कर सकता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिव मटेरियल का होना, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का होना ये मस्ट है। इसके बगैर जो ट्रैफिक है, इसके बगैर जो कह ले कि हमारी वेबसाइट का रैंकिंग का वो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि आपने क्लीन कोड रूल, आपने उसे बताना है कि भाई जब आप कोड दो तो उसका जो क्लीन वे में मुझे यानी कि आपने नीट एंड क्लीन करके बताना भी है। कमेंट की सूरत में भी एक सिस्टर ने रिसेंटली ग्रुप में वो शेयर किया था कमेंट के बारे में। तो कमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो कि यूज़र से हाइड होती है। यानी कि आप कोड के अंदर कोई चेंजेस करते हो या किसी कोड को आप हाइड करना चाहते हो, तो आप उस कोड को यानी कि कंट्रोल क्वेश्चन मार्क अगर प्रेस करोगे सिलेक्ट करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली कमेंट में यानी कि वो तब्दील हो जाएगा। वो कहता है कि वो कहता है कि आप ऐसा करो कि आपने इसे प्रॉम्प्ट में ये चीज़ बतानी है कि आपने मुझे जो कोड देना है वो क्लीन हो, ठीक है, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो साथ साथ लिखी हो कि ये कोड ये काम करता है, ये कोड ये काम करता है, ताकि आप डीपली उसका कॉन्सेप्ट भी हासिल कर सकें। तो ये बेसिकली एआई प्रॉम्प्टिंग फार्मूला था सीएसएस के हवाले से कि किस तरह आप सीएसएस को प्रॉम्प्ट के जरिए यानी कि एआई से सीख सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीएसएस का जो कोड है वो एआई से हासिल कर सकते हो। तो आई होप कि आपने जो ये एआई प्रॉम्प्टिंग फार्मूला है सीएसएस के हवाले से उसको डीपली क्लियर किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। बेसिकली अब हम ना इसमें बेसिकली कुछ लाइव डेमोज करेंगे। प्रॉम्प्ट मैंने कुछ राइट्स किए हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट देखें, कहता है कि प्रॉम्प्ट वन क्या है, बेसिक स्टाइलिंग। अब मैंने एक बेसिक स्टाइलिंग का फर्ज करें एक प्रॉम्प्ट राइट किया है। सबसे पहले मैं इसे एक्ट दे रहा हूँ, एक्ट एज अ प्रोफेशनल यूआई डिजाइनर। जैसा कि हमने प्रॉम्प्ट के फार्मूले में अभी रीड किया ऊपर वाले में कि सबसे पहले भाई हमने इसे रोल देना है। आप यूआई डिजाइनर दे दो, आप वेब डिजाइनर दे दो, ग्राफिक डिजाइनर दे दो, एआई बात समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमने ये बताना है कि ऐड मॉडर्न सी एस एस टू दिस एच टी एम एल फाइल। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी एच टी एम एल जिस फाइल का हमें कोड चाहिए ना, जैसे हमने एक प्रॉम्प्ट की मदद से पहले एच टी एम एल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कल एक वेबसाइट का। ठीक है, तो अगर फर्ज करें उसी वेबसाइट का हमें सी एस एस कोड चाहिए। अब प्रॉम्प्ट के जरिए चीज़ किस तरह टैकल होगी, देखिए राइट क्या किया कि ऐड मॉडर्न सी एस एस टू दिस एच टी एम एल फाइल। आप उस एच टी एम एल फाइल को भी पेस्ट करें और ये प्रॉम्प्ट में मेंशन करें, तो ए आई अंडरस्टैंड कर देगा कि ये जो बंदा है ये इस एच टी एम एल फाइल की बात कर रहा है। उसके बाद तीसरे स्टेप में बात क्या हुई है कि यूज सॉफ्ट कलर। आपने सॉफ्ट कलर यूज करने हैं, प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है, क्लीन टाइपोग्राफी, और आपने इस चीज़ का एक नीट एंड क्लीन यानी कि लेआउट बनाने की कोशिश करनी है। थीम इसका एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए बात क्या कर रहे हैं, मेक लेआउट सेंटर। इसका जो लेआउट है वो सेंटर में होना चाहिए। यूज फ्लेक्स बॉक्सेस। आपने आपने क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज करना है। तो प्रॉम्प्ट वन पे बात कर रहे थे कि आपने बेसिकली क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज़ करना है। जब हम इस तरीके से प्रॉम्प्ट राइट करेंगे तो एआई अंडरस्टूड है कि हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देने की मुकम्मल कोशिश करेगी। जब वो रिजल्ट देगा तो हमें उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने उसे जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। अभी इसके जो दो तीन प्रॉम्प्ट्स हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर इसका लाइव डेमो करते हैं। प्रॉम्प्ट टू में बेसिकली क्या कहता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आप किस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से एआई का यूज करते हुए एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है उसको सीख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। कहता है कि ऐड रिस्पॉन्सिव सीएसएस। कहता है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिव सीएसएस करना चाहते हो या लगाना चाहते हो यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, कि आपने अगर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, आपने एक रिस्पॉन्सिव साइट्स बनानी है, तो आपको कुछ यानी कि क्यूरीज का यूज करना पड़ता है। अब मीडिया क्यूरीज की मदद से भी ये चीज टैकल की जा सकती है। कहता है कि अगर आप फ्लेक्स बॉक्स का यूज करना चाहते हो तो आपने ये चीज मेंशन करनी है कि ऐड रिस्पॉन्सिव सीएसएस यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, के फ्लेक्स बॉक्स का यूज करो और रिस्पॉन्सिव सीएसएस बना के दो। उसके बाद मेक इट मोबाइल फ्रेंडली। अब बेसिकली ये चीज़ क्या मेंशन की है कि मोबाइल के लिए, मोबाइल यूज़र के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। वो यानी कि डिस्टर्ब ना हो, वो परेशान ना हो, कि यूआई फटना नहीं चाहिए। फर्ज करें कि एक वेबसाइट बनी है, ठीक है, ये मोबाइल की मैंने फर्ज करें शेप बना दी, एक वेबसाइट का पेज यहाँ तक खींच जा रहा है, लेकिन वही ये नीचे जो लेआउट है फर्ज करें कि वो मोबाइल की स्क्रीन तक आ रहा है, तो वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी। यूज़र जो है वो बहुत जल्दी उससे ना यानी कि गेट रिड ऑफ हो जाएगा, छोड़ देगा कि यार ये वेबसाइट जो है ये ठीक नहीं है, ये चलती सही नहीं है।
तो इसलिए यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली हमने मद्देनज़र रखना है, फोकस उस पर करनी है ताकि यूज़र जो है उस वेबसाइट को फ्रेंडली तौर पे यूज़ कर सके। कहता है कि ऑन मोबाइल स्टार्ट सेक्शन वर्टिकली, हमने जितना भी मोबाइल के जो सेक्शन है उसको वर्टिकली बनाना है। आपने देखा होगा ना, जैसे ये फर्ज करो ये एक वेब पेज मैंने बनाया है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। इसमें लेआउट जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हम रख सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा क्योंकि एक अच्छी स्क्रीन हमारे पास होती है। अगर फर्ज करें कि हम, हेलो जी जी, सर। जी जी, सर ये एक वर्ड आ रहा है स्टैक सेक्शन, जी ये जी, इसका क्या मतलब होगा, ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा? मैं वही आपको बताने लगा हूँ। एट द एंड पे वैसे भी वो क्वेश्चनिंग का क्यूरी इसलिए लिखी है ताकि जी जी। क्वेश्चन जो, ठीक। ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन है वो कोशिश ये कीजिएगा एट द एंड पे वो पूछे ताकि जो सेक्शन है इसको वो कंटिन्यू पे हम रखें, ठीक है। तो ये एट द एंड पे इंशाल्लाह इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब मोबाइल ऑन मोबाइल स्टैक सेक्शन वर्टिकली, कहता है कि जब आप मोबाइल का लेआउट बनाते हो ना, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना होता है कि आपने चीज़ें जो हैं वो वर्टिकली मेंशन करनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम एक वेबसाइट खोल लें ना लैपटॉप के ऊपर, उसके सेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल में शो हो रहे होते हैं कुछ, लेकिन अगर हम वही वेबसाइट एग्जैक्ट खोलें ना मोबाइल के ऊपर, तो उसके जो सेक्शन हमें वर्टिकल में शो होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक सेक्शन ये शो हो रहा है, एक सेक्शन ये शो हो रहा है, एक सेक्शन ये शो हो रहा है। तो ये बेसिकली क्यों शो होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिव लगाया होता है, क्यूरीज का यूज़ किया होता है, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ किया होता है, मीडिया क्यूरीज लगाई होती है। इस वजह से हमें वर्टिकल में उनकी जो डायरेक्शन है, वर्टिकल में उसका जो लेआउट है वो शो होता है। उसके बाद वो कहता है कि जब आपने प्रॉम्प्ट की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करना है, फिर आपने ये चीज़ बतानी है कि यूज़ क्लीन स्पेसिंग, उसका जो स्पेस है वो क्लीन होना चाहिए। जब ये नहीं होना चाहिए कि उसका ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में क्या हो, मर्ज किया हो। तो मर्जिंग नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। देन ही वो एक अच्छा और यानी कि बेस्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लगेगा। तो ये सेकंड प्रॉम्प्ट था रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के हवाले से। तीसरे प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। कहता है कि प्रॉम्प्ट 3 क्या कहता है, कार्ड लेआउट। कि अगर आपने किसी वेबसाइट का या किसी भी सेक्शन का एक कार्ड लेआउट की सूरत में उस चीज़ को टैकल करना है तो वो आप किस तरह करेंगे। तो कहता है क्रिएट अ 3 कॉलम पिक्चर, आपने 3 कॉलम पिक्चर सेक्शन बनाना है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। अब इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है कि वो कहता है कि आप 3 कार्ड बनाओ, कार्ड 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3, ठीक है। वो कहते हैं कि आप इस तरह का एक सेक्शन बनाओ जिसमें 3 कार्ड विजिबल हो, ठीक है। और हर कार्ड जो है वो अपनी इन्फो वो शेयर करे। फर्ज करें ये इन्फो आई है, ये इन्फो बी है, ये इन्फो सी है। इस कार्ड की अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी और इसकी अपनी, हर कार्ड की अपनी अपनी यूनिक पहचान हो। कहते हैं कि इस तरह का आप 3 कॉलम बनाओ पिक्चर। कार्ड शुड हैव द शेडो, कार्ड की शेडो भी आनी चाहिए, पैडिंग भी होनी चाहिए, राउंडिंग कॉर्नर्स भी होने चाहिए, ठीक है। अब शेडो से क्या मुराद है कि जैसे इंसान चलता है, सिंपल सी एग्जांपल है कि इंसान चलता है धूप में तो उसका साया नजर आता है। कहता है इसी तरह ये जो कार्ड है ना, जब ये एनिमेट हो या वैसे ही लगा हो, इसकी कुछ ना कुछ यानी कि पीछे से ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे इसका जो साया है वो शो हो रहा है। इसको बेसिकली शेडो कहते हैं। पैडिंग से क्या मुराद है कि इससे मुराद है कि ये इस कार्ड की चौड़ाई और लंबाई कितनी कर सकते हो आप। यानी कि पैडिंग हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक हम परसेंटेज में पैडिंग देख सकते हैं और एक हम पैडिंग पिक्सल में देख सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग से मुराद ये है कि हम टॉप टू बॉटम भी पैडिंग देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी पैडिंग देख सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं ना कि इस कार्ड को हमने थोड़ा सा वसी करना है, इसका कंटेंट जो है वो सेंटर में हो जाए और ज़्यादा इसकी जो चौड़ाई है वो राइट टू लेफ्ट हो जाए, तो हमने बेसिकली जो पहले पैडिंग देते हैं वो हमारे पास आती है टॉप टू बॉटम। फर्ज करें मैंने 0 पिक्सल लिख दिया, ये टॉप टू बॉटम कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को 10 पिक्सल लिख देता हूँ, 10 पिक्सल, तो ये जो राइट और लेफ्ट से ना ये 10 पिक्सल में कुछ गैप आ जाएगा। कहता है राउंडिंग कॉर्नर्स, आपने ये वाला जो कॉर्नर है ना उनको राउंड कर देना है, कर्व्ड कर देना है, स्केल लगा देना है, पिक्सल बॉर्डर का हमने यूज कर देना है, ठीक है। उसके बाद कहता है मेक इट रिस्पॉन्सिव, और आपने इससे कह देना है कि भाई इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ। अब बेसिकली ये 3 प्रॉम्प्ट राइट करने का मकसद क्या है कि हम इस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, कोड भी जनरेट करवा सकते हैं, और उस कोड के अंदर जो पिक्चर्स यूज हो रहे हैं अगर एआई नए पिक्चर यूज करता है तो उस चीज को भी हम इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 प्रॉम्प्ट है। पहले सबसे पहले तो इसका लाइव डेमो करते हैं, देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे हमने बात की सबसे पहले बेसिक स्टाइलिंग, तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, ठीक है। और अपने आते हैं जी क्लाउड के पास। क्लाउड मैंने सर्च किया है। तो हम ना बेसिकली जो कल हमने वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करवाया था ना, अब हमने उसी वेबसाइट के अंदर ना सीएसएस का कोड जो है वो इसे जनरेट करवाना है, और उस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड भी करना है ये क्लाउड किस तरह यानी कि उसका जो कोड है वो हमें जनरेट करके देता है।
हो जा भाई ओपन है। मे बी नेट का इशू है। ठीक है, हो गया। अब बेसिकली ये वेबसाइट हमने कल स्ट्रक्चर इसका क्रिएट किया था प्रॉम्प्ट की मदद से। आपको याद हो कि हमने इसी वेबसाइट का जो लेआउट है वो HTML की मदद से क्रिएट किया था, तो ये हमारे पास इसका लेआउट आ रहा है। तो अब हम इसी वेबसाइट का यूज़ करेंगे, इसी एक लैंडिंग पेज का यूज़ सर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ कट रही है। ठीक है, अभी ठीक है, बताइएगा। अभी ठीक है? हेलो। सर आवाज ठीक है, उनके नेट का इशू लग रहा ठीक है। है, चलें, ठीक है। तो बेसिकली ना हमने इसी वेबसाइट के अंदर ना CSS का कोड है वो इंटीग्रेट करना है। अब किस तरह करेंगे, जैसा कि मैंने वो प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, अब मैं वही प्रॉम्प्ट ना इस क्लाउड के इंटरफेस में ना पेस्ट करता हूँ। अब मैंने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब मैंने ना देखिए इस प्रॉम्प्ट को ना इनहेंस करना है। इनहेंस किस तरह करना है कि ऐड मॉडर्न CSS टू दिस HTML फाइल। अब बेसिकली कि मैंने इसको तो ये पता चल जाएगा कि इसी HTML फाइल के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना है। उसके बाद मैंने नीचे जो लिखा हुआ है कि यूज सॉफ्ट कलर पेपर प्रॉपर स्पेसिंग एंड क्लीन टाइपोग्राफी ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं नीचे एक चीज मेंशन करने लगा हूँ ताकि ये मुझे सेपरेट फाइल में CSS का कोड दे। मैं इसे कहता हूँ, एक मिनट, यू विल गिव इट्स आउटपुट इन सेपरेट फाइल। अब मैंने एक चीज मेंशन कर दी ताकि ये जो है मर्ज ना करे, CSS का जो कोड है वो सेपरेट फाइल में दे। और इसको मजीद ये चीज बता देते हैं कि दिस फाइल टू जनरेटेड HTML फाइल कोड। अब मैंने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा और इजी कर दिया ताकि ये बात समझ ले कि जो HTML की फाइल इसके पास है उसी के अंदर इसने जो कोड है वो इंटीग्रेट करना है। अब देखिए मैं जैसे इंटर करता हूँ तो देखते हैं कि क्लाउड किस तरह इसको अंडरस्टैंड करता है। अब लोडिंग हो रही है तो अब देखें कि इसने रीडिंग द फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल उस चीज़ को समझ रहा है और हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। कहता है कि नाउ आई विल क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव मॉडर्न CSS फाइल विद द क्लियर स्टिक डायरेक्शन आ रिफाइंड एड सॉफ्ट लाइट थीम। यानी कि उस चीज़ को हमें बनाने की कोशिश कर। अब देखिए उसने वही वेबसाइट का जो पोर्टफोलियो उसको पिक किया है। अब ये किसकी मदद से हुआ है? प्रॉम्प्ट की मदद से हुआ है, ये वाले प्रॉम्प्ट की मदद से हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट की मदद से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अब जैसे ये यानी कि CSS जो कोड है वो जनरेट करेगा तो हम इस कोड को एनालाइज करेंगे कि इसने कोड जो है वो किस तरह जनरेट किया है और किस तरह हम जो है इसको अपने VS कोड के अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये कोड जनरेट करता है उतनी देर में हम अपना VS कोड जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब बेसिकली ना एक बात और क्लियर कर दूं कि CSS की जो फाइल है ना वो अगर हमने सेपरेट क्रिएट किया है तो सेपरेट ही हमें फाइल रखनी पड़ेगी। तो CSS की फाइल का भी तरीकेकार वही है कि कोई मर्जी आप नेम रख ले जो आप रखना चाहते हैं, उसके बाद आपने डॉट CSS लाजमी लगाना। फर्ज करें इसका भी हम नेम रख लेते हैं टेस्ट डॉट CSS, ठीक है। और जैसे इस डॉट रखने फाइल का नेम रखने के बाद इंटर करता हूँ ऑटोमेटिक CSS की जो फाइल है वो यानी कि बन जाएगी। अब देखते हैं क्लाउड ने वो कोड जो है वो जनरेट किया है कि नहीं किया। कर दिया जी, इसने कोड जो है वो जनरेट कर दिया। अब देखें सबसे पहले ना हमने इसको समझना है। कहता है कि ये दोनों फाइल्स मैंने जो है वो आपके लिए रेडी कर दी हैं और दोनों फाइल जो है वो मैंने लिंक भी लगा दिया। कहता है कि ये देखें index.html के अंदर मैंने लिंक लगाया, किसका लगाया? स्टाइल शीट्स लिंक मैंने यानी कि CSS की जो फाइल है उसका जो लिंक है वो लगा दिया है।
अब थीम के बारे में बता रहा है, कहता है कि मैंने जो थीम है ना वो सॉफ्ट वार्म लाइट ये वाला थीम यूज़ किया है। अब देखिए इस तरह हम कलर्स की जो स्कीमिंग है, पेयरिंग है, उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कलर कौन सा है, ये वाला कलर कौन सा है। ठीक है, टाइपोग्राफी के बारे में बता रहा है कि मैंने कौन सी यूज़ की, लेआउट के बारे में बता रहा है कि डिस्प्ले फ्लेक्स रख के मैंने यूज़ किया। अब देखिए उसने दोबारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल भी दी है, स्टाइल की भी दी है। सबसे पहले तो ये इंडेक्स पे बात करते हैं कि ये फाइल इसने दोबारा क्यों दी है। अब ये फाइल देने का इसका मकसद ये था क्योंकि हमने स्टाइल की फाइल जब इससे क्रिएट करवाई ना, तो स्टाइल की फाइल एचटीएमएल की फाइल के साथ उस वक्त तक इंटीग्रेट नहीं होती, उस वक्त तक चल नहीं सकती जब तक हम इसके अंदर लिंक ना लगा दें उस फाइल का। यानी कि वो हम लिंक लगाना पड़ता है, जिस तरह वो बता रहा है कि index.html विद द स्टाइल शीट लिंक्ड। अब इसने ये लिंक लगाया है, तो एक लिंक लगाने की वजह से इसने दोबारा फाइल दी है ताकि आपको वो लिंक भी ना लगाना पड़े। अब इसने लिंक लगाया, ये देखिए ऊपर ये हमारे पास ये लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ये लिंक लगाया है इसने। अब फर्ज करें हमारे पास तो ये फाइल ही नहीं है, हमने तो नेम ही रखा है test.css, तो हमने जैसे ये नेम चेंज करना है हमारे पास ऑटोमेटिक जो है वो फाइल CSS की इंटीग्रेट हो जाएगी। तो हमें जस्ट ओनली CSS उसकी चाहिए, CSS की फाइल। तो CSS की फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका जो कोड है वो हम देखते हैं कि क्लाउड ने किस तरह इसका जो कोड है वो इंटीग्रेट किया है। अब देखें कह रहा है कि ये आपकी वेबसाइट थी और इसने ये गूगल फॉन्ट का यूज़ किया है। ठीक है, रोड्स यूज़ किए हैं, कलर्स यूज़ किए हैं, टाइपोग्राफी यूज़ की है। अब देखें स्पेसिंग यूज़ की है, गैप्स। ठीक है, लार्ज पे ये हो, स्मॉल पे ये हो, मीडियम पे ये हो, लार्ज पे ये लार्ज पे ये और एक्सेल लार्ज पे ये वैल्यू हो। मैक्सिमम वेट कितनी हो, रेडियस कितना हो और रेडियस लार्ज कितना हो, इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी हो। यानी कि वो बात करने का मकसद ईच एंड एवरीथिंग वो बता रहा है। इमेज की जो मैक्सिमम विड्थ है वो कितनी हो, डिस्प्ले ब्लॉक कितना हो, इसका जो लिंक आपने लगाया ए टैग का उसका कलर कौन सा हो। यानी कि वो ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी कोड की नहीं समझ आ रही, उस कोड को हम इससे समझ सकते हैं कि भाई ये कोड का क्या मतलब है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। मेन हमने कॉन्सेप्ट हासिल करना है। तो ये जस्ट अभी हम डेमो कर रहे हैं, तो डेमो के लिए मे बी इतना ही काफ़ी है। मैंने जैसे इस कोड को कॉपी किया, अपना जो वी एस कोड है वो ओपन करते हैं और सी एस एस फाइल के अंदर आके इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ, फाइल हो जाएगी सेव। अब देखिएगा ज़रा, ये सी एस एस की फाइल हमने सेव कर दी। अभी हमने लिंक नहीं लगाया। अब देखिएगा जब तक लिंक नहीं लगेगा सी एस एस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब देखिए जैसे टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, टर्मिनल ओपन होता है, तो हमारे पास जस्ट ओनली वही रैंडमली क्या आएगा, HTML की सादा सा स्ट्रक्चर आएगा। हमारे पास CSS की जो फाइल है वो नहीं आएगी, शो ही नहीं होगी। अब देखिए सिंपल सा हमें स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ठीक है, मे बी शायद मैंने वो कल वाला कोड इधर पेस्ट नहीं किया इसका, तो यही एक बार कोड उठा लेते हैं इसका। तो ये वाला कोड भी उठा लिए और इसको हम उड़ा देते हैं, कंट्रोल V करते हैं। एक मिनट सर, ठीक है। अब फर्स्ट के इधर देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ इधर आ रही है। अब इसने कोड जो है ना वो जनरेट करके दिया, लेकिन इसने कोड जो है वो कंप्लीट नहीं दिया index.html फाइल का। अब देखिए जैसे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ ना, कॉपी करने के बाद अगर हम डायरेक्टली तौर पे इस पे डिपेंड करेंगे ना AI पे, तो देखिएगा इसका ज़रा हमें किस तरह ये यानी कि वो डिस्टर्ब करता है कि मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया, अब ये कोड अनकम्प्लीट है। अब मैं इसे सेव करूँगा ना, इसे रन करने की कोशिश करूँगा, रन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमें कैसे पता चला ये यानी कि अनकम्प्लीट है। देखें ये ए टैग ओपन है। ठीक है, टैग जो है वो ओपन ही होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ जो है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। अब इसमें जो फुटर है, फुटर आप देख सकते हैं, फुटर जो है वो हमें सही से विजिबल नहीं होगा। देखें मिसिंग है ना चीज़ें, होम अबाउट जस्ट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टैग्स लगे हुए हैं। अब ये चीज़ आगे वाली जो मिसिंग है, तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि हमें पता हो। तो बाय द वे ये लगा हुआ है चीज़, तो हम इसे लगे रहने देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, तो ये फाइल हमने सेव कर ली। अब देखिए CSS की फाइल भी हमारे पास है, HTML की फाइल भी हमारे पास है, लेकिन हमने लिंक भी लगाया हुआ है। अब हमें मसला ये आ सकता है कि भाई हमने लिंक भी लगाया, CSS क्यों नहीं अप्लाई हो रही। CSS इस वजह से नहीं अप्लाई हो रही। आप इधर देखिए, इधर CSS की फाइल का नेम क्या है, स्टाइल, और इधर हमने नेम क्या रखा है, टेस्ट। तो हमने बेसिकली नेम जो है, नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग में खासतौर पे नेमिंग कन्वेंशन सेम होनी चाहिए, देन ही वो यानी कि वर्किंग करते हैं। अब देखें कि मैं इस स्टाइल को रिमूव करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, वो सजेशन भी दे रहा है टेस्ट और CSS।
अब सेव करते हैं जी। अब इसी फाइल को अगेन एक बार सेव कर लेते हैं। अब रन करते हैं जी इसको। आ गया वो सारा कुछ स्टाइलिंग में, ठीक है। ये देखें, ठीक है। देखिएगा कि फर्ज करें कि हमारे पास एक लेआउट है। लेआउट मास्टरी एक्सरसाइज में क्या होगा कि आप ना अपनी मर्जी का एक पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमेशन करता हुआ कोई बटन हो, एनिमेशन करता हुआ कोई लेआउट हो, या एनिमेशन करता हुआ कोई टेक्स्ट हो, आप वो चीज़ बनाना चाहते हैं। आप हमने कल सेक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेक्शन बेसिकली क्या होते हैं। सेक्शन से मुराद एक कंटेनर होता है जो कि डिफरेंट एलिमेंट अपने अंदर जो है वो रखने की सलाहियत रखता है। तो सेक्शन में फर्ज करें ये एक सेक्शन है। अब इसका फिक्चर 1 ये, फिक्चर 2 ये, फिक्चर 3 ये। अब डिस्प्ले फ्लेक्स वही, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड का मतलब है कि उतनी ही स्पेस उस साइड पे होनी चाहिए, उतनी ही स्पेस उस साइड पे होनी चाहिए। इनके लेफ्ट टू राइट स्पेस जो है वो बराबर होनी चाहिए। गैप भी आपने बराबर रखना है, पैडिंग भी बराबर रखनी है। जस्ट ये एक लेआउट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने लाइव डेमो का बोला, तो हम एक डेमो करते हैं। फर्ज करें मैं एक प्रॉम्प्ट राइट करता हूँ, क्रिएट अ बटन विद animated CSS border when hover on that button। बात करने का मकसद ये है कि CSS की जो प्रॉपर्टीज है वो इसी तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से जो हमारे माइंड में आ रहा है कुछ हम यानी कि प्रैक्टिस के लिए सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग करने से चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर वे में हमारे हमारे सामने आती है। कुछ हम जैसे वक्त के साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, हमें ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का अंदाज़ा होता रहेगा कि कौन सी नई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग हमें इन चीज़ों का पता चलता जाएगा। अब देखें इसने क्या किया है, HTML का जो कोड है वो जनरेट कर दिया। एनिमेटेड बटन्स, मैंने बटन बोला था तो इसने बटन्स दे दिए मुझे। तो बाय द वे हमने जस्ट डेमो ही करना है। तो इस कोड को मैं करता हूँ कॉपी। ये ले, मैंने इस कोड को कॉपी किया है। अपना VS कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। ये VS कोड ओपन किया है। test.html में जाता हूँ, इस कोड को ख़त्म करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, S फाइल करता हूँ, ठीक है। और ब्राउज़र को अपना जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउज़र जो है वो रन हो जाएगा। आप देखें एनिमेटेड बटन कर रहा है, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये लेआउट देखें। बात करने का मकसद ये है कि इस तरह हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। हम टेक्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आज का जो मेन लुबेलुबाब आता है कि हमें चैलेंज क्या आ सकता है, हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमें क्यूरी क्या हमारे माइंड में आ सकती है कि ये जो CSS आप बताई जा रहे हैं, CSS का लेआउट बताई जा रहे हैं, ये किस तरह हम सीख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम जस्ट ये फ्लेक्स बॉक्स ही नहीं ना सीखेंगे, या हम जस्टिफाई कंटेंट या पैडिंग वगैरह तो नहीं ना सीखेंगे। हम जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो किस तरह सीख सकते हैं। हाउ टू लर्न CSS ऑल प्रॉपर्टीज, हाउ टू यूज देम, और किस तरह इनको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसकी हिडन सी टिप है कि लर्न CSS प्रॉपर्टी विद द यूज ऑफ प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट की मदद से इनकी प्रॉपर्टीज को सीख सकते हैं। और इसमें भी सीखने का तरीकेकार ये है कि जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे या आपको नया कोई टास्क प्रोवाइड किया जाएगा, या आप अपनी समझ बूझ से कोई टास्क प्रोवाइड करते हो या लेते हो, फिर उसके अंदर जो CSS यूज हो रही होती है, आप उनके कॉन्सेप्ट को समझो कि CSS का अच्छा ये वाला इसने कॉन्सेप्ट यूज किया तो किस तरह किया होगा। तो उनके कॉन्सेप्ट को समझो। कहता है क्रिएट लेआउट, आप फिर क्या है लेआउट बनाओ यूजिंग वेरियस CSS प्रॉपर्टीज। फिर आप डिफरेंट CSS की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डिफरेंट जो है वो लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट का एक बार अगेन बता दूं कि आपने अपने नेम से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, जिसका स्ट्रक्चर भी आपने बनाना है। उस स्ट्रक्चर का आपने ब्यूटीफुल लेआउट भी क्रिएट करना है, और वो लैंडिंग पेज रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ये बेसिकली क्लास है वो इधर ही एंड करते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसके क्वेश्चन है सर एक एक चीज रिपीट कर दें काइंडली। जी जी कोड में जब आपने HTML क्रिएट किया, उसमें आपने एक लिंक HTML के कोड में आपने CSS को इंटीग्रेट किया था, जी जी। वो जरा दोबारा रिपीट कर देते हैं, वो समझ नहीं आया मुझे। मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें बेसिकली गॉट इट।
ठीक है, ओके गॉट इट। जो भी फाइल हम क्रिएट करेंगे सीएसएस की, उसका हम लिंक का एक लाइन क्रिएट करके उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे हाँ जी बिल्कुल, हेड के अंदर। इसी तरह सर मेरा क्वेश्चन है, आप प्रॉम्प्ट्स की तरफ आएंगे जो आपने 3 प्रॉम्प्ट्स राइट किए हुए थे। जी जी, वो स्क्रीन आपको एक बार विजिबल करवा दूं? जी जी सर। सर आपने एक प्रॉम्प्ट दिया है और उससे हमें एक फाइल मिल गई है सीएसएस की। जी जी, तो क्या हम इन तीनों प्रॉम्प्ट्स को एक ही साथ देके एक ही फाइल क्रिएट कर सकते हैं या अलग अलग फाइल ए, उसे क्रिएट करके सीएसएस की? तो देखें अलग अलग तो हम ऐड नहीं कर सकते सीएसएस की, जैसे पहले भी क्वेश्चन हुआ है, आप बता रहे थे। मैं वही आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट दी है। जी जी, हादी भाई देखें, बेसिकली ना ये जस्ट डेमो है। आपने इस प्रॉम्प्ट को ना हम्म। कॉपी पेस्ट नहीं समझना कि जस्ट यही प्रॉम्प्ट यूज करना जी है। जी। तो जी बिल्कुल है। ये जस्ट डेमो के लिए है, तो इसमें वही वो आसान भाई वाला क्वेश्चन है कि डबल सीएसएस फाइल को हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो वो इशू मैंने अभी वो रिसेंटली हम्म। बताया है कि ये इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन उसको करने का एक तरीकेकार है, फिर हमें आईडी या चेंज करनी पड़ेगी या उसकी क्लास नेम चेंज करनी पड़ेगी, फिर हम जो है वो सीएसएस को यूज कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट की रही बात, प्रॉम्प्ट को हमने वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना होता है कि हमने इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह का रखा है, लेआउट इस तरह का रखा है, तो इसका जो यानी कि स्टाइल है वो किस तरह का हो। ठीक है, ओके। बेसिकली सर ये जितनी भी तीनों प्रॉम्प्ट्स में चीजें बताई गई हैं, जी जी, इसको हम एक प्रॉम्प्ट्स बना के एक फाइल कर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी यानी कि इस एक में बताया गया जी रिस्पॉन्सिव हो, जी जी दूसरे में बताया गया बिल्कुल बिल्कुल, अ, इसी तरह कर सकते हैं एग्जैक्ट। ताकि हमारे पास एक फाइल आए और उसी को हम लिंक भी करें, उसी का हमें डिजाइन। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह हम कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज करके वेल करके अगर हम राइट करेंगे ना, तो इसी तरह हम टैकल कर सकते हैं। ये जस्ट प्रेजेंटेशन में वो मैं 3 प्रॉम्प्ट्स राइट किए हैं ताकि एक अच्छी तरह जी जी। अंडरस्टैंडिंग और हो। ये सब चीजें जरूरी है होना जो 3 प्रॉम्प्ट्स में आपने बताई हुई हैं, क्योंकि हमने तो एक प्रॉम्प्ट का डेमो किया है ना अभी। जी जी, किया एक के ही है, बट ये कि जैसे कि मैंने बताया कि वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है। तो वो रिस्पॉन्सिव करने के लिए जी। हमें इन चीज़ों का, हमें इन प्रॉम्प्ट का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। सही। ठीक हो गया। ठीक है जी, बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। च- चलें ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं। बाकी एक प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर।